विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण, 7 जीवन, एक कहानी। सृजनकर्ता वह है जो कुछ नया बनाता है, रचता है या उत्पन्न करता है। सृजनकर्ता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य या यहाँ तक कि एक पूरे ब्रह्मांड का जनक हो सकता है। प्रकृति में भगवान को सबसे बड़ा सृजनकर्ता माना जाता है, जिन्होंने इस विश्व और इसके भीतर हर जीव और निर्जीव चीज की रचना की। वहीं मानव सृजनकर्ता के रूप में अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत के माध्यम से कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनगिनत कृतियों का निर्माण करता है। चित्रकार अपनी कूची से, लेखक अपनी कलम से और वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से सृजन करते हैं। सृजन की प्रक्रिया में विचार, रचनात्मकता और परिश्रम का मेल होता है। सृजनकर्ता का सबसे बड़ा गुण है उसकी अद्वितीयता, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। चाहे वह एक नई कहानी हो, एक अद्वितीय खोज या एक सुंदर चित्र, सृजनकर्ता अपनी कृति में अपनी आत्मा का अंश डाल देता है, जिससे वह जीवंत और अनमोल बन जाती है। मनुष्य का स्वभाव भावनाओं का एक गहरा और जटिल ताना बाना है, जिसमें खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम और सहानुभूति जैसे भावनाएं शामिल हैं। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए इंसान नई चीजें बनाने और विचारों को विकसित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। दूसरों की पीड़ा और भावनाओं को समझने की उसकी सहानुभूति उसे अनूठा बनाती है। हालांकि उसके स्वभाव में अच्छाई और बुराई दोनों का सह अस्तित्व है। कभी वह स्वार्थी बनकर अपने लाभ के लिए कार्य करता है, तो कभी परार्थ के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। इन विरोधाभासी पहलुओं के बावजूद यही विविधता मानव स्वभाव को गहराई और सुंदरता प्रदान करती है। अच्छाई और बुराई का विचार हमेशा सापेक्ष, रिलेटिविस्टिक होता है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, वही दूसरे के लिए बुरी साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी के लिए एक बड़ा व्यापारिक समझौता सफलता और खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन वही समझौता छोटे व्यवसायों के लिए चुनौती बन सकता है। अच्छाई और बुराई का निर्धारण अक्सर हमारे दृष्टिकोण, सामाजिक संदर्भ और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। यह दुनिया एक बहुरंगी तस्वीर की तरह है, जहां हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई और प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए हमें अच्छाई और बुराई को परिभाषित करने से पहले दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है, न कि सही और गलत का। सृष्टि जब रची गई थी, तब हर बारीकी का ध्यान रखा गया था। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और आकाश सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जीवन का हर चक्र, हर चरण क्रमबद्ध और संतुलित था। प्रकृति की इस सुंदर रचना की तरह सृजनकर्ता ने मनुष्यों के जीवन को भी एक अदृश्य सूत्र से जोड़ दिया। हर इंसान का जीवन किसी न किसी तरह से दूसरे के जीवन से समन्वित है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। मेरी इस कहानी में 7 ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन की गूढ़ताओं को उजागर किया गया है। हर व्यक्ति अपने निर्णयों, अपनी भावनाओं और अपनी परिस्थिति के साथ खड़ा है। ये निर्णय सही हैं या गलत, इसका निर्धारण केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यही कहानी का सार है, मनुष्यों के जीवन के उलझे हुए धागों को सुलझाने और उनके सही गलत का आंकलन करने का प्रयास। इन 7 के जीवन में प्रेम है, लेकिन प्रेम के साथ दर्द भी। परिस्थितियां ऐसी भी आईं जब प्रेम नफरत में बदल गया। यह बदलाव कैसे और क्यों हुआ, यही कहानी की गहराई को परिभाषित करता है। उनके रिश्तों में आई दरारें, संघर्ष और मेल मिलाप, इन सब को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। दृष्टिकोण नाम इसलिए चुना गया क्योंकि कहानी यही दिखाती है कि सही और गलत, अच्छाई और बुराई सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर है। हर पात्र अपने जीवन की कहानी का नायक है और हर परिस्थिति उसकी सोच का परिणाम। इस कहानी में प्रेम, नफरत, संघर्ष और सामंजस्य के बीच छुपे हर भाव को आप महसूस करेंगे, क्योंकि आखिरकार जीवन का हर पहलू जुड़ा है किसी न किसी दृष्टिकोण से। आइए आपको दृष्टिकोण 7 जीवन एक कहानी के 7 किरदारों से मिलाता हूं। पहला किरदार रुद्रनाथ मुखर्जी,
दूसरा किरदार प्रिया, तीसरा किरदार कविता, चौथा किरदार मेबल, पांचवा किरदार अंजना उर्फ देवी, छठा किरदार शुभेंदु नाथ चटर्जी और सातवां किरदार भैरव नाथ मुखर्जी। अब तक आप सभी इन सातों किरदारों के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा मेरी कहानियों में। यदि नहीं सुना है तो मेरी ये विनम्र निवेदन है कि आप मेरी कहानियों को अनुक्रम में सुनिए। 1. कविता रुद्र की। 2. छाया हकीकत या फसाना। 3. रात का सन्नाटा और वह। 4. करुणा, एक लड़की जो इंतजार करती थी। 5. किताब ए माजी का सफा न पलटो। 6. द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भिमजौरी। 7. चारुलता की खोज में। ये सभी किरदार अलग अलग जगह पर जीवन की शुरुआत की, पर जैसा कि सृजनकर्ता ने इनका मिलना लिखा था, ये मिले। ये सभी किसी न किसी मोड़ पर मिले और फिर कहानी आगे बढ़ने लगी। भैरव नाथ मुखर्जी अपनी अपार संभावना की खोज में और चारुलता को भूलने के असफल प्रयास में अपना पूरा समय और मन विविधतापूर्ण विषयों के अध्ययन में झोंक दिया। सेंट जोसेफ से उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई भी उत्तीर्ण किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संचार इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री पूरी की। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के 4 सालों में भैरव नाथ मुखर्जी की जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी। फिर से भैरव नाथ मुखर्जी के दिल में प्यार की घंटियां बजी तो थी, पर प्यार हो ना सका। ये हो ना सका कि भैरव नाथ मुखर्जी फिर से घंटियों की आवाज को कानों से होते हुए दिल में उतार लेता। ये हो ना सका कि भैरव नाथ चारुलता को दिल से निकालकर किसी और को दिल में जगह दे पाता। भैरव नाथ के दिल दिमाग से जैसे चारुलता की याद जाती ही नहीं थी, पर हकीकत ये थी कि भैरव नाथ नहीं चाहता था कि चारुलता को भूले। वह चारुलता के साथ रोनाना बंध में था। रोनाना बंध शब्द बंगाली परंपरा और भाषा में विशेष रूप से सांस्कृतिक, साहित्यिक और दार्शनिक अर्थों से भरपूर है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। 1. भाषाई जड़ें। रोनाना बंध शब्द को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है: रोना, रोना, विलाप या शोक; बंध, बंधन, लगाव या संबंध। साथ में यह उन बंधनों को संदर्भित करता है जो साझा भावनात्मक अनुभवों, विशेष रूप से दुख, पीड़ा या संवेदनशीलता से बने या मजबूत हुए हों। 2. दार्शनिक महत्व। दक्षिण एशियाई परंपराओं में भावनात्मक संबंध केवल सामान्य बंधन नहीं माने जाते, बल्कि यह माना जाता है कि वे किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा को प्रभावित करते हैं। रोनाना बंध उन रिश्तों को इंगित कर सकता है जो साझा संघर्षों या एक दूसरे की खुशी और दुख के प्रति भावनात्मक संवेदनशीलता से बने होते हैं। यह अक्सर मानव परस्पर निर्भरता के सार्वभौमिक विषय को छूता है। 3. साहित्य में। बंगाली साहित्य में रोनाना बंध को कहानियों, कविताओं और गीतों में अक्सर मानव संबंधों में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। रवींद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लेखकों ने इसी तरह की अवधारणाओं का उपयोग प्रेम, पारिवारिक संबंधों और व्यक्तियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को चित्रित करने के लिए किया है। कविताओं में रोनाना बंध आत्माओं को जोड़ने वाले नाजुक धागों का प्रतीक हो सकता है, जो अक्सर गहन करुणा या लालसा को व्यक्त करता है। 4. सांस्कृतिक संदर्भ। बंगाली संस्कृति में दुहक और करुणा जैसे भावनाओं को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि मानव संबंधों के गहन पहलुओं के रूप में समझा जाता है। रोनाना बंध साझा दुख से उत्पन्न सहानुभूति और आपसी समझ का भी संकेत कर सकता है, जिससे एक आध्यात्मिक या भावनात्मक मेलजोल बनता है। 5. रिश्तों में उपयोग। यह अक्सर रोमांटिक या पारिवारिक बंधनों के संदर्भ में प्रकट होता है, जहां 2 व्यक्तियों को अपने भावनात्मक अभिव्यक्तियों से मजबूत संबंध महसूस होता है। यह शब्द मित्रता या समुदायों तक भी विस्तारित हो सकता है, जहां साझा अनुभव, विशेष रूप से कठिनाइयां, गहन समझ पैदा करते हैं। प्रतीकात्मक महत्व। रोनाना बंध हमें यह याद दिलाता है कि सबसे गहरे मानवीय संबंध केवल खुशी से नहीं, बल्कि साझा संवेदनशीलता और दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता से भी उत्पन्न होते हैं। यह भावनात्मक अंतरंगता और खुशी व दुख के माध्यम से जुड़ने की मानवीय क्षमता का उत्सव है। भैरवनाथ उस दिन से चारुलता को धीरे धीरे भूलने लगा जिस दिन खड़गपुर कैंपस में उसका 5वां दिन था। इंस्टीट्यूट में छात्र अब तक अपनी जगह बना चुके थे,
कैंपस हॉस्टल में लड़के अपने रूममेट्स के साथ दोस्ती कायम कर चुके थे और लड़कियां अपने कमरे को उनकी रुचि के अनुसार सजाकर तैयार थी कि कौन उनका हमसफर बनेगा 4 साल के लिए। लड़कियां लड़कों से अलग होती है। मैं ये हर लड़के या लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूं, सृजनकर्ता ने कुछ अपवाद भी बनाए हैं, पर अधिकतर मामलों में लड़कियां ज्यादा व्यावहारिक, प्रैक्टिकल होती हैं। वही लड़के भावनात्मक मूर्ख होते हैं। वो जिस लड़की से दोस्ती या प्यार करते हैं उनके प्रति ज्यादा पोसेसिव हो जाते हैं। लड़के अपनी कल्पना में ही उस लड़की के साथ अपने पूरे जीवन की कल्पना कर लेते हैं। वहीं लड़कियां अपने संबंध को नाम नहीं देती। वो अपना भविष्य को व्यावहारिकता के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार ढालती हैं और उसका उपयोग बहुत ही चतुराई से करती हैं। वही लड़के भावनाओं में बहकर मूर्ख बन जाते हैं। लड़के मूर्ख होते हैं, ये सच्चाई है, और हमारा भैरव नाथ भी कोई अपवाद नहीं था। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर बीटेक 1997 बैच का सबसे महान भावनात्मक मूर्ख था। वर्षा ऋतु प्रकृति की गोद में संजीवनी का समय है। जब तपती गर्मी के बाद आसमान में काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो यह एक नई ऊर्जा और ताजगी का आभास कराता है। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें जमीन से टकराती हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू वातावरण को मोहक बना देती है। यह खुशबू मानो हर दिल में नई उम्मीदें जगा देती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे मानो अपनी धूल भरी पत्तियों को धोकर नई चमक बिखेरने लगते हैं। नदियां और तालाब पानी से भर जाते हैं और पानी की यह बौछार खेतों को नवजीवन देती है। किसान मुस्कुराते हैं क्योंकि यह फसल के लिए वरदान का समय है। बारिश की रिमझिम फुहारें खिड़की के शीशों पर एक अलग ही नजारा बनाती हैं। बच्चे गीली मिट्टी में खेलते हैं, कागज की नाव तैराते हैं और उनकी हंसी वातावरण को जीवंत कर देती है। कहीं कहीं दूर पहाड़ों पर गिरती बारिश और घाटियों में बहती नदियां मानो प्रकृति का संगीत बजा रही हों। ऐसे ही भैरवनाथ वर्षा ऋतु में दिल में नई उम्मीदें जगाकर क्लास की तरफ जा ही रहा था कि उसकी टकराव एक लड़की से हो गई जो कि कुछ किताबें लेकर क्लास से बाहर आ रही थी। दोनों की टकराव से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से एक किताब लड़की के हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर गई और उस ऊर्जा को भैरवनाथ के दिल ने महसूस किया। भैरवनाथ कुछ सेकंड्स के लिए उस लड़की के चेहरे से नजर नहीं हटा पाया और उस लड़की की खूबसूरती को निहारते हुए भैरवनाथ जमीन से पुस्तक उठाने के लिए झुका ही था कि उसका सर लड़की के सर से टकरा गया। उसने सॉरी कहा और पुस्तक लड़की को दिया। लड़की ने एक नजर गुस्से से देखा और कॉरिडोर में आगे बढ़ गई। भैरव अब भी लड़की को देख रहा था और उस लड़की के पीछे मंत्रमुग्ध होकर चलने लगा। कुछ दूर जाकर लड़की रुक गई और भैरवनाथ की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मुझे अब हॉस्टल तक और फिर क्लास तक छोड़ कर आओगे? भैरवनाथ कुछ न कह पाया, बस लड़की की तरफ खुले मुख से देखता रहा। लड़की ने फिर से कहा, अब तुम मेरा नाम पूछोगे, मेरा सेमेस्टर पूछोगे, फिर अपना नाम बताकर कोई काम बता दोगे मिस्टर। तो मैं ही अपने बारे में बता देती हूँ और तुमको अपना नाम बता देती हूँ। तुम भाग न जाना अगर अपना धाम बता दूं तुमको, फिर चुपके से कोई काम बता दूं तुमको। मेरा नाम पारोमिता सेन है। अगर दोस्ती हो गई तो तुम मुझे सिर्फ पारो बुला सकते हो। वर्ण पारोमिता ही सुनना पसंद करती हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संचार इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र हूँ और तुम मेरे ये सारे किताबें लाइब्रेरी में जमा करवा दो तो लो, मैंने अपना नाम धाम और काम बता दिया। बाय, फिर मिलेंगे। जाओ। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।